मैं बहुत कम किताबों को पढ़कर परेशान होता हूँ। इस किताब ने मुझे बहुत अधिक परेशान किया, क्योंकि ये मेरी नज़र में केवल एक किताब नहीं, ये इतना बड़ा फलक लेता है कि मैं लगातार सोच रहा हूँ कि इस पर जितना भी बोला जाए, घंटा 2 घंटा 4 घंटा, वो भी बहुत कम होगा। और बहुत कम किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते हुए मुझे लगता है कि नहीं इस पर तो मुझे लिखना ही चाहिए। उसी में अब यह किताब शामिल हो गई। सबसे पहले तो मैं घनश्याम जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और योगेंद्र जी ने इसकी भूमिका में इस किताब को जो एक ज़रूरी किताब कहा है, उसमें मैं केवल एक शब्द जोड़ना चाहता हूँ कि यह एक बेहद ज़रूरी किताब है। मेरा अपना मानना यह है कि इस किताब की जो कीमत 300 रुपये है, प्रकाशक को चाहिए कि अधिक छूट देकर कम से कम 30% यह किताब लोगों के पास पहुँचे। आपसे मेरा निवेदन यह है कि इस सभागार में उपस्थित जितने भी व्यक्ति हों, उन सबको यह किताब खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक किताब नहीं, क्योंकि हम सभी व्यक्ति हैं। व्यक्ति के मामले में, परिवार के मामले में, सामाजिक व्यक्ति के मामले में इस किताब को पढ़कर हम समृद्धि नहीं होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मनुष्यता जीवित रहेगी और थोड़ा सक्रिय हो सके। सभ्यता का संकट बनाम आदिवासियत हिंदी की एक ऐसे समय में लिखी गई किताब है जो समय बहुत अधिक हलचलों से, तूफानों से और आंधियों से पूरे वैश्विक स्तर पर और भारतीय स्तर पर गुजर रहा है। कोरोना काल में हिंदी में इतनी अधिक कविताएं लिखी गई कि उसके 8-10 संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कोरोना काल में इतना अधिक लिखा गया कि उसी समय कुछ पत्र पत्रिकाओं के संपादकों ने मुझसे बातचीत की थी और कई पत्रिकाओं के विशेष अंक भी इस पर निकले। सामग्री की कमी नहीं है और मुझे लगता है कि पुस्तक रूप में और केंद्रित अंक के रूप में पत्रिकाओं की कम से कम 40-50 पुस्तकें उपलब्ध हैं। वे सारी किताबें मैंने नहीं देखी हैं, लेकिन हिंदी में जो लोग सोचते हैं और हमारे समय में जो लोग सोचते विचारते हैं, उसको ध्यान में रखकर मैं इतना कह सकता हूँ कि यह किताब उन सब में मुझे बहुत अधिक ज़रूरी लग रही है। कोई कारण तो होगा। योगेंद्र ने अपनी भूमिका में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने जिस औद्योगिक सभ्यता, पश्चिमी और यूरोपीय सभ्यता को शैतानी सभ्यता कहा था, उसका उल्लेख किया है। लेकिन अगर आप देखिए तो 1941 में जब रविन्द्रनाथ टैगोर 80 वर्ष के हो गए थे, तो उन्होंने क्राइसिस इन सिविलाइजेशन नाम से एक किताब लिखी थी। और अभी 2018 और 19 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से दीपेश चक्रवर्ती, जो बहुत बड़े इतिहासकार माने जाते हैं और शायद अमेरिका के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, उनकी एक किताब आई है क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन। अगर हम केवल 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में दुनिया के चिंतकों, विचारकों, लेखकों, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों की एक ऐसी फहरिस्त बनाए जिन्होंने कि क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन या क्राइसिस इन सिविलाइजेशन पर विचार किया है और गंभीर लेख लिखे हैं, तो इसकी बड़ी विस्तृत सूची बन जाएगी। पहला सवाल तो यह है कि इस समय सभ्यता का संकट की बात क्यों हो रही है। और हिंदी में बहुत पहले श्याम शरण दुबे ने इस पर किताब लिखी थी और सचिता बाबू की भी किताब आई थी। लेकिन ये जो किताब है, ये इतना बड़ा फलक लेती है कि मैं एकदम आश्चर्य में पड़ा हुआ हूँ। मुझे घनश्याम जी के इस हुनर का पता नहीं था। 30 वर्ष, लगभग 30 वर्ष मेरे राज्य में आने के बाद मेरा उनसे एक आत्मीय संबंध स्थापित हुआ और पहली बार मेरा मधुपुर आना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब पर गंभीरतापूर्वक बातचीत
प्रायः सभी शहरों में होनी चाहिए। वो देवघर में होनी चाहिए, जो दुमका में होनी चाहिए, भागलपुर में होना चाहिए, रांची, टाटा, धनबाद, यहाँ तक कि आदिवासी गाँव में भी होनी चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग जिस समय में रह रहे हैं उस समय को इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का 4th स्टेज माना जाता है। इस पर विचार करने वाले महत्वपूर्ण लोग ये बताते हैं कि इंटरनेट के साथ ये 4th स्टेज या चौथा चरण जो है सो शुरू होता है। और मैं दंग रह गया कि बॉटनी के अच्छे खासे प्रोफेसर भी रिचार्डिया का नाम नहीं जानते हैं, और इस किताब में रिचार्डिया का उल्लेख बॉटनी के एक अच्छे खासे मेरे मित्र, ये यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरी वगैरह ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने हिंदी में, दयाल साहब ने काफ़ी अच्छी किताब लिखी है, और उन्होंने रिचार्डिया पर लिखा पूरा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ पूरा। आज देखिए कि पंजाब किस स्थिति में है। तो यह जो औद्योगिक सभ्यता का विकास हुआ और आज हम उसके चौथे चरण में हैं, इसी से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस पुस्तक की खूबी ये है कि ये हमें इतिहास में ले जाती है, ये हमें समाज शास्त्र में ले जाती है, ये हमें राजनीति शास्त्र में ले जाती है, ये हमें सिविलाइजेशन डिस्कोर्स, सभ्यता विमर्श में ले जाती है, ये हमें बहुत सारे क्षेत्रों में ले जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस किताब के अंतिम 2 अध्याय, 8वां और 9वां अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी योजनाएं बनाई होंगी, लेकिन इस किताब में जितने डिटेल के साथ और ब्योरों के साथ बताया गया है, अगर झारखंड की सरकार उस पर काम करती है तो इसमें कोई शक नहीं है कि झारखंड आगे बढ़ेगा, रोजगार की भी समस्या हल होगी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस समय को डिजिटल टाइम कहते हैं, क्योंकि अब डिजिटल इकॉनमी भी चल रही है, और वो डिजिटल इकॉनमी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो ये सभी सभ्यता के संकट के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत बुरी तरह जुड़ी हुई चीज़ें। ये केवल बौद्धिक विमर्श की ही बात नहीं करती हैं। मुझे तो इस किताब को, ये किताब मैंने पूरी तरह रंग दी है, मैंने डूब कर पढ़ी है, और मेरे पास इसके सारे पॉइंट्स जो हैं सो मेरे पॉकेट में है। लेकिन जब मीडिया कर्मी का ये कहना, ये मीडिया कर्मियों के लिए भी एक ज़रूरी किताब है। ये देखिए, इसमें भाषा, जब कोरोना पीरियड जब चल रहा था तो मैं बहुत परेशान था। ये बार बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ये सोशल डिस्टेंस की बात करते। अरे सीधी बात है कि फिजिकल डिस्टेंस करो। आप चौंक जाएंगे कि हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो बहुत सोच समझ करके, जो मार्केट इकोनॉमी है, जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो कॉरपोरेट इकोनॉमी है, और जो फाइनेंस इकोनॉमी है, जिनको एक आध जगह इन्होंने आवारा पूंजी कहा है, और एक समय 20 वर्ष पहले मैं इसके लिए 20-30 शब्दों का प्रयोग करता था कि ये फिरंट पूंजी है, बेशर्म पूंजी है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक संशोधन मैं अवश्य करना चाहूँगा कि ये जो आवारा पूंजी है, ये क्रोनी कैपिटलिज्म ये नहीं है। क्रोनी कैपिटलिज्म को हम हिंदी में याराना पूंजी कहते हैं, जिसका शानदार उदाहरण हमारे देश में मोदी और अडानी है। 2014 में मोदी दुनिया के अमीर लोगों में 609 या 609वें नंबर पर थे। 2014 से बढ़कर के 2022 तक वो आकर के दुनिया के दूसरे नंबर पर आ जाते हैं। योगेंद्र ने अपनी बात कहते हुए ये ठीक बात कही, क्योंकि उस समय अपने एक आर्टिकल लिखते हुए मैंने मिनट का निकाल लिया था और सेकंड का भी निकालने जा रहा था कि एक दिन में अडानी को, जिसे आप इकोनॉमिक्स में नेट प्रॉफिट कहते हैं, सब खर्च छाट वाट करके एकदम आए, वो 1020 करोड़ रुपए प्रतिदिन थी। कोरोना पीरियड में सैकड़ों लोग मर रहे थे, करोड़ों लोगों के रोजगार चले गए थे, और अडानी को उस पीरियड में सभी कॉरपोरेट्स, इस पुस्तक में निगमीकरण की बात की गई है, कॉरपोरेट की बात कही गई है, और सोशल डिस्टेंस को फिजिकल डिस्टेंस से जोड़ करके देखा गया है। इसलिए जो भाषा का प्रयोग होता है
जो शब्द का प्रयोग होता है उसे मार्केट जो है वो बहुत सोच समझ करके करता है। उसके जाल में हमें फंसना नहीं चाहिए। अगर प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो सच्ची कह रहा है, ये क्या जोड़े। सोशल डिस्टेंस का सीधा सा मतलब होता है, ये पॉलिसी बड़ी खतरनाक है। ये इतनी फैला हुआ है कि हम सामाजिक रूप से दूर हो जाएं, शारीरिक रूप से दूर हो, 1 कदम 2 कदम का फासला रहे। सामाजिक दूरी की बात किसने की थी? ये मार्गरेट थैचर ने की थी, संभवतः 1980 के दशक में, जब उसने कहा था, इंग्लैंड की प्रधानमंत्री थी, और तब उसने कहा था कि सोसाइटी मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। तो सोसाइटी जब मेरे लिए शब्द नहीं है तो मार्गरेट थैचर को ये विचार कहाँ से ये है? और उसी समय 78-79 के आसपास 81 में जब रोनाल्ड रीगन अमेरिका का राष्ट्रपति जब हो गया था, तब उसने भी ये बात कही। अभी पूरी दुनिया में जो इकॉनमी चल रही है वो रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर ने अमेरिका और इंग्लैंड में लागू करके, और उसके साथ उनकी जो शक्तियां हैं, आर्थिक शक्तियां वगैरह, उसे एशियाई, अफ्रीकी देशों और पिछड़े देशों में फैलाकर जो लागू की वो चल रही है। ये आया कहाँ से? ये आया शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। उसके 2 बड़े अर्थशास्त्री थे, हायक और मिल्टन फ्रीडमैन। 1967 में ही संभवतः हायक को और घनश्याम जी ने अपनी इस पुस्तक में, मैं बहुत प्रसन्न हो गया कि उन्होंने शूमाकर की किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल की चर्चा की, उन्होंने गुन्नार्ड मेडल की किताब की चर्चा की। गुन्नार्ड मेडल एशियन ड्रामा जो कई वॉल्यूम्स में है, और गुन्नार्ड मेडल और हायक को ज्वाइंट रूप में इकोनॉमिक्स का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। यह किताब संक्षेप में ही सही, लेकिन जो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले हैं, ये इकोनॉमिक्स को भी पढ़ने के लिए आमंत्रित करती है। इसलिए, और मुझे इस किताब को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि भाई घनश्याम जी में तो कमाल की प्रतिभा है। मैं नहीं जानता, लेकिन उनको डायरी अवश्य लिखनी चाहिए, उनको यात्रा वृत्तांत भी लिखना चाहिए। वो जब स्विट्जरलैंड गए थे, दूसरी जगह गए थे, उनको संस्मरण भी लिखना चाहिए। जब वो सुंदरलाल बहुगुणा से, वंदना शिवा से, और वो इला भट्ट वगैरह से, जो भी भट्ट है उत्तराखंड की, उनसे जो भेंट मुलाकातें, और एयरपोर्ट पर वहाँ सब देखना, चाय पीना वगैरह, तो ये जो उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो रचनाशीलता है, वो बहुत महत्वपूर्ण। और अब कम से कम इस पुस्तक के बाद घनश्याम जी को विराम तो देना ही नहीं चाहिए। उनसे हम ये आशा और अपेक्षा करते हैं कि उनको कई तरह की चीज़ें, उनमें ऐसी प्रतिभा है, हमें लगा, हम खोज करके वहाँ हम आपको बतला सकते हैं, लेकिन फिर मेरे सामने वही मीडियम के, मैं केवल 5 मिनट में, मैं केवल अंत में 5 मिनट में मैं अपनी बात कर करके समाप्त करना चाहूँगा। ये सचमुच एक बेहद ज़रूरी किताब है। ये मेरे साथ किताब चल रही है, मैं इस पर आने वाले जल्दी समय में ही मैं इस पर लिखना भी चाहूँगा। और यह किताब चिंतन के दायरे को, जो चिंता युक्त व्यक्ति होता है उसका जो चिंतन होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह एक चिंता युक्त व्यक्ति की जो 50 वर्ष से सक्रिय है, एक एक्टिविस्ट राइटर के रूप में, ये एनजीओ पर भी इन्होंने कई बातें कही हैं, गैर सरकारी संगठन पर भी, उसके इतिहास, उसको लेकर के जो चीज़ें चल रही है, सरकार का जो केंद्रीकरण है वो, तो ये बड़ा फलक लगती है। कॉर्पोरेटीकरण है, योजना है, कल्चर है, लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, पूरी सिविलाइजेशन है। और जंगल को तो आदिवासी लड़कियां या महिलाएं अपना मायका कहती हैं। ये पहली बार मैंने इसी किताब से जाना कि वो कहती हैं कि ये मेरा मायका है। जल, जंगल और ज़मीन की जो लड़ाई लड़ने वाले हैं या जो लड़ रहे हैं, उनके लिए ये बेहद ज़रूरी किताब है। जो उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जल का सेवन कर रहे हैं, जो वायु ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी ज़रूरी किताब है। ये हिंदी की एक बेहद एसेंशियल बुक है और इसे अवश्य पढ़ना चाहिए खरीद करके। मेरा तो यहाँ तक कहना है, आप अतिशयोक्ति नहीं समझिए,
क्योंकि आप अगर मुझे समय दीजिएगा तो मैं 2-4 घंटे यहीं पर खड़े मैं बोल सकता हूँ। एक शाम का खाना छोड़ करके भी यह किताब खरीदी जानी चाहिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद घनश्याम जी। और आप सभी लोगों को यह किताब ज़रूर पढ़िए, इससे हमारी मनुष्यता जीवित रहेगी। क्योंकि अक्सर मैं कहता हूँ कि हम शरीर से मनुष्य हैं लेकिन हम मनुष्य नहीं हैं, क्योंकि हमारी मनुष्यता गायब हो गई है। और पृथ्वी पर इसमें जलवायु संकट है, वायु प्रदूषण है, सब कुछ। पृथ्वी पर कोई स्पेसीज ऐसी नहीं है, चींटी से लेकर हाथी तक, जिसने अपना गुणधर्म बदला हो। केवल मनुष्य ने बदला है। मनुष्य ने अपनी मनुष्यता का नाश किया है। उसने गिरगिट से रंग बदलना सीखा, कुत्ते से पूंछ हिलाना सीखा। शुक्रिया।